व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आलमी उफक पे, बल्कि हमें ये कहना चाहिए मुस्लिम उफक पे जो इस वक्त सबसे बड़ा तनाज़ा गर्दिश कर रहा है वो ईरान और सऊदी अरेबिया का है। और ये महज दो मुल्कों का नहीं प्रॉब्लम। लोग जानते हैं कि इन दोनों का आपस में टकराना किसी भी लिहाज से, सफारती लिहाज से या उससे आगे खुदा न खास्ता अगर फिजिकल या स्ट्रेटेजिक लिहाज से टकराते हैं तो इसके असरात पाकिस्तान पे होंगे, इसके असरात मुसलमानों पर होंगे, क्योंकि ईरान एक खास मजहबी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, सऊदी अरब एक और खास मजहबी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और ये जो रिफ्ट है ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रह जाएगा, इसमें मजहब का एलिमेंट शामिल हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोनों आइडियोलॉजीज के लोग बसते हैं, पाकिस्तानी शहरी जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा आइडियोलॉजीज के लोग बसते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्या करेगा? सरताज अजीज साहब की भी आज स्टेटमेंट आई, उन्होंने तशवीश का सिर्फ इजहार किया। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी इस बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान के वजीर खारजा भी खैर कोई नहीं है, लेकिन सरताज अजीज उस पोर्टफोलियो को संभाले हुए हैं। जरूर इस मौजू पर बात करेंगे। और आज कराची को भी दोबारा आज लाइमलाइट इसलिए मिला कि आज मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई है डॉक्टर आसिम की, और उसमें कहा गया कि वो अपनी यादाश्त जो है वो खोते जा रहे हैं और वो जहनी मरीज बन गए। उस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है और उसको क्या रिलीफ उनको जैसे उस पर बात करेंगे। आज भुट्टो साहब की सालगिरह है, इस मौके पर जरदारी साहब नहीं आ सके पाकिस्तान में, और ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है पीपल्स पार्टी का। वो ये समझते हैं कि सियासी इंतकाम उनके साथ हो रहा है। आज इन तमाम मामलात पर व्यूअर्स बातचीत होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमने लिए मुख्तलिफ मोबाइल फोन ये जानने के लिए कि किसकी बैटरी कितनी देर चलती है। मुकाबला शुरू। अरे इनकी तो 1 घंटे में ही एक और इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी क्यों मोबाइल पावर सीरीज की बैटरी चलती जा रही है। क्यों मोबाइल पावर सीरीज बैटरी है कि चलती जा रही है। पीक फ्रीज क्लिक, द ओरिजिनल जीरा बिस्किट, अब नए अंदाज में। जीरा वही जो क्लिक कर जाए। आधी अधूरी ख्वाहिशें सब कब हो पूरी। पास है कुछ और कुछ है कम, और जो है कम वही है उधम, जो नहीं है वही है जरूरी। आधी अधूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, लेकिन बैंक अकाउंट तो मुकम्मल होना चाहिए। पेश है यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट, जिसमें मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं, और साथ मिले फ्री चेकबुक, पे ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर। यही नहीं, फ्री डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, फ्री इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो आज ही यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट खुलवाएं और बनाएं सब कुछ मुकम्मल। यूबीएल, where you come first। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ। सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। Make a colorful start with ICI Dulux Pentalite Classic. Keeps your walls safe, clean and beautiful for years to come. It's washable, odorless, antifungal and hairline cracks resistant. Dulux. सिर्फ वो नहीं जो नजर आता हूँ मैं, बहुत से बागात के राज रखता हूँ। मैं हूँ मरहबा शहद, जो बना दे आपकी हर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पेशेंट आखिरी सांसें चल रही हैं। गड्डी तो फिट है, लेकिन बैटरी मिसफिट है। इस मसले का हल सिर्फ फुसाका, यानी बैटरी फुल करंट। अब कार में 10 माह मुफ्त तब्दीली की गारंटी, चले लंबे अरसे तक। अच्छा गई उसाका। पेशेंट डिस्चार्ज, बैटरी फुल चार्ज। जल्दी करो, सर्विस पे सेल लग गई। जी हाँ, नई कलेक्शन पे सेल लग गई। Service shoes for everyone. Royal Tag offers up to 50% discount. Enjoy the discount. Royal Tag. पीक फ्रीज क्लिक, द ओरिजिनल जीरा बिस्किट, अब नए अंदाज में। जीरा वही जो क्लिक कर जाए।
डमैक प्रॉपर्टीज एक बार फिर लेके आए हैं दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का सबसे बेहतरीन ऑफर। दुबई में अपना लग्जरी घर खरीदें और हासिल करें BMW या लैम्बोर्गिनी कार गारंटीड। सिर्फ 20% डाउन पेमेंट करें और ले जाएं ये लग्जरी गाड़ी। गाड़ी के बदले कैश डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दुबई में आपका ड्रीम घर 3 करोड़ 42 लाख से। डमैक, शानदार जिंदगी का वादा। आधी अधूरी ख्वाहिशें सब कब हो पूरी। पास है कुछ और कुछ है कम, और जो है कम वही है उधम। जो नहीं है वही है जरूरी। आधी अधूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, लेकिन बैंक अकाउंट तो मुकम्मल होना चाहिए। पेश है UBL का मुकम्मल करंट अकाउंट, जिसमें मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं और साथ मिले फ्री चेकबुक, पे ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर। यही नहीं, फ्री डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, फ्री इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो आज ही UBL का मुकम्मल करंट अकाउंट खुलवाएं और बनाएं सब कुछ मुकम्मल। UBL, where you come first. बहुत बहुत वेलकम। कमर ज़बान कारा साहब हमारे साथ हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आज भुट्टो साहब की सालगिरह भी है, लेकिन भुट्टो साहब की जो पार्टी है वो समझती है कि आज भी उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो थी, आज डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने सर्टिफिकेट पेश किया उनके डॉक्टर की तरफ से, और उसमें कहा गया कि वो ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं, बल्कि शायद बन गए। उनकी यादाश्त पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। मैं कायरा साहब और अली मोहम्मद खान साहब को 1 मिनट एक्सक्यूज करके सीधा जाऊँगा तलाल चौधरी साहब के पास। तलाल साहब, आपकी हुकूमत जो है ये आपको लगता है इस रिपोर्ट के आने के बाद आज अदालत में जमा हुई है और बड़े डिस्टिंग्विश प्रोफेसर एमराइटस हैं डॉक्टर हारून अहमद, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें चल रहा है पता कि आपकी तहवील में, आपकी वफाकी हुकूमत की तहवील में जो डॉक्टर आसिम हुसैन है पीपल्स पार्टी के, उनको जहनी टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है और उनकी यादाश्त पर असर पड़ रहा है और वो सुसाइड कर सकते हैं, वो उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। सियासी इंतकाम कहेंगे इसको, या कुछ आप समझते हैं इसमें अभी भी मेरिट है जो उनके साथ हो रहा है आसिम साहब के साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मुबैना जुल्म हो रहा है उन पे, आपकी तहवील में है वो? देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो अब आज के पाकिस्तान में कम अज़ कम ये सहूलत सबको हासिल है कि एक आज़ाद अदलिया है और लोग अपने राइट के लिए हर जगह जा सकते हैं। और अगर वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी की तहवील में है और उसके बाद उनसे कोई ज्यादती या हो रही है तो वो उसके लिए अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई इस पे फैसला भी अदालत ही करेगी। और बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी चीजें जो है वो बंदे की जिंदगी के साथ साथ पहले से भी हो सकती हैं, चल रही हों। और मैंने ये रिपोर्ट में लिखा हुआ, एक दलाल भाई 1 मिनट जरा मैं आपको बता दूं कि द रीसेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट्स, डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन और बड़ी चीज लिखी, हाइपर विजिलेंस, इम्पेयर्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ हिज कॉग्निटिव फंक्शंस मेड वर्स बाय कंटिन्यूड डिटेंशन, होपलेसनेस, फियर एंड इनएबिलिटी टू फोरकास्ट नेक्स्ट मोमेंट। ये तो लिखा हुआ कि आपकी डिटेंशन जो है आप लोगों ने जो की है उसकी वजह से हुआ है, इनकी ज़हनी हालत खराब हो रही है, सुसाइड करने की टेंडेंसी है, कभी भी खुदकुशी कर सकते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना कि वो कोई सिर्फ वफाकी हुकूमत की तहवील में है या कोई उसमें, वो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस की और एक हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसके बाद उनकी तहवील में, और इसी तरह नैब का मामला भी चल रहा है उनका। और ये जो भी मामलात हैं ये हो सकता है उन्हें इस, क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई हो बंदा ज़हनी दबाव का शिकार भी होता है, यकीनन टेंशन भी होती है, सब कुछ उसके साथ है, मगर इस तरह की किसी भी रिपोर्ट का फैसला एक तो अदालत करेगी। और दूसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट के साथ साथ बाकी चीजें भी देखनी कि उनके खिलाफ कितने शवाहिद हैं, क्या क्या उन्होंने कोई करप्शन की है, क्या उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है, कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें जो है अदालत दोनों ठीक है सर, अब मैं भी बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं लोगों को, एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, पठानकोट का जो वाकया हुआ है उसके अंदर अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि एसपी गुरदासपुर जो है इंडिया के, जो इंडियन है ऑब्वियसली, जिनके मतलब ये कहा गया था कि दहशतगर्दों ने जो है वो उनकी गाड़ी को, मुबैना दहशतगर्दों
हुकूमतों ने उनकी गाड़ी में उनको जो है वो यरगमाल बनाया। यरगमाल बनाने के बाद उस गाड़ी के जरिए वर्दियां पहन के जो है वो अंदर एंटर हुए। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इंडिया से इस वक्त ये आ रही है कि उस एसपी गुरदासपुर को जो इंडियन है गिरफ्तार कर लिया गया और कहा यह गया, इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि ये उस हमले में शामिल थे, वो उन लोगों के साथ मिले हुए थे जो मुबैना दहशतगर्द हैं। ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज है। तलाल साहब का पॉइंट है। कैरा साहब, आप लोगों का क्लेम रहा है कि जरदारी साहब ने जेल भुगती है, नवाज शरीफ साहब की भी, उनका एहतसाब भी, आप वो एक तस्वीर भी आपकी मैं देखता हूं उनकी, जरदारी साहब की जबान काट दी गई, उसका इल्जाम भी नवाज शरीफ साहब पे। ये डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब का मामला जो है ये उससे तो मुख्तलिफ है ना, ये केस तो मेरिट पे, ये वो तो सियासी एहतसाब नहीं है जो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का किया था जेल में रख के। कायरा साहब देखिए, अभी तो आपके ख्याल में हो सकता है आपने वो शवाहिद देखे हो या कोई जजमेंट आपकी नजर में आ गई हो कि ये मेरिट पे है। हमें तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह उनको पकड़ा गया था डॉक्टर आसिफ हुसैन को, और उनको पकड़ा गया कि इन्होंने टेररिस्टों को सपोर्ट किया है, उनको फंड किया है, टेररिज्म को हार्बर कर रहे थे, और उस कानून के तहत पकड़ा गया 90 डेज के लिए। और आज उनकी जो हालत है, बिलाशुबा एक शरीफ आदमी को उसके खिलाफ कोई सबूत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी को आप मोर देन 110 डेज उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद होता है, जिस्मानी अपनी जगह, तो उसकी एक कैफियत हो सकती है। और मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, काश डॉक्टर आसिम का ताल्लुक मुस्लिम लीग से होता तो उनके लिए अदालतें आजाद होती, उनको इंसाफ मिल जाता। पीपल्स पार्टी में रह के इंसाफ लेना जरा थोड़ा सा कार्य दारद है, क्योंकि हमें तो 18 साल के बाद भी इंसाफ मिले तो शोर हो जाता है कि मुका हो गया। तो बहरहाल साहब, ये मौलवी मुश्ताक हुसैन और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हो सकता है आपसे इंसाफ ना किया, लेकिन हर जज तो ऐसा नहीं है। मौजूदा आजाद अदलिया जो है, आप उसको तो नहीं उनके साथ कैरेक्टराइज कर सकते जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, जैसे इफ्तिखार चौधरी कंट्रोवर्शियल जज रहे। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन आप बीच में से कुछ जज भूल गए, जिनमें से मलिक कयूम साहब भी हैं, जिसमें से सैफुर रहमान साहब एहतसाब कोर्ट वाले भी थे, जिसमें बहुत सारे लोग और भी। तो छोड़िए वो तलख बातें हैं, मैंने तो एक सिंपली की बात कही ना कि ये जो कह रहे हैं कि हाँ मुस्लिम लीग के लिए बाकी उनके लिए अच्छा इंसाफ होता है, उनको इंसाफ मिलता है। पीपल्स पार्टी जरा इस मामले में बदकिस्मत रही है कि हम, क्योंकि हैं भी जरा सिक्योरिटी रिस्क हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पीपल्स पार्टी के, हम हैं बड़े करप्ट हैं, बड़े बुरे हैं, इस मुल्क के लिए खतरा है, तो हमारे साथ जरा सलूक और तरह होता है। कायरा साहब, ये जरदारी साहब इस वजह से नहीं आ रहे पाकिस्तान में कि जो बिल्टअप प्रेशर हुआ हुआ है, जो वफाकी हुकूमत या रेंजर्स का ऑपरेशन है, बड़े अहम मौकों पे वो नहीं आए पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो साहबा की बरसी पे नहीं आए, कभी उन्होंने मिस नहीं की, भुट्टो साहब की सालगिरह पे ऑब्वियसली नहीं आ सके वो, तो ये यही प्रेशर है, उनको भी खदशा है कि शायद वफाकी हुकूमत, आप समझते हैं कि प्रेजुडिस होगी उनके ऊपर कामरान, कोई जी उनके खिलाफ कोई इस वक्त मुकदमा है नहीं जी, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है कि उनको किसी जगह पे उनको गिरफ्तार किया जाए, रोका जाए। ना वो गिरफ्तारियों से माजी में कभी घबराए, ना आज घबराते हैं। ये आसिफ जरदारी बिल्कुल वही है जिनके खिलाफ मियां साहब अदालत में गए थे काला कोट पहन के, और उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI चीफ ने एफिडेविट भी दे दिए थे, लेकिन वो इतनी जल्दी घबरा के भागने वालों में से नहीं है। सो सवाल ये है कि उनका आना ना आना तो उनकी अपनी मर्जी है, वो कब आएंगे। लेकिन एक मेरे लिए हैरान कुन डिबेट है कि आसिफ जरदारी साहब पार्टी को चला रहे थे एज को चेयरमैन, और बिलावल साहब मुल्क से बाहर थे और वो तालीमी सिलसिले में थे। तो सारे बाय लार्ज मेजॉरिटी मीडिया का हमसे सवाल, हमारे मुखालफिन का सवाल ये होता था कि जी जरदारी साहब पार्टी क्यों चला रहे हैं, बिलावल साहब जो चेयरमैन है पार्टी के वो क्यों नहीं आते, वो अपनी पार्टी क्यों नहीं आके टेक ओवर करते। और अब बिलावल साहब ने आके पार्टी टेक ओवर कर ली है या करना शुरू की है, तो अब ये सवाल है कि जी जरदारी साहब क्यों नहीं आते। सर वो हमें नहीं समझ के ये सवाल अभी ये सर खैरा साहब ये जो अभी सवाल मैंने किया ना सर, अभी ये सवाल किया मैंने, ये नहीं किया कि वो पार्टी क्यों नहीं चला रहे, मैंने कहा कि शमूलियत नहीं हुई इतनी अहम बरसी पे, ये सवाल था। बहरहाल आपका ये पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बेसिकली इस बरसी से पहले से ये सवाल जारी था, ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में मैंने ये बात, बिल्कुल ठीक है जी। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आऊंगा दूसरे मसाइल पे भी, लेकिन ये डॉक्टर आसिफ हुसैन का जो मामला है, जिस तरह कामरान साहब एक जी तलाल साहब, जी तलाल साहब, कामरान साहब, मैं कायरा साहब बड़े सीनियर हैं और हम इनसे सीखते रहते हैं, लेकिन अगर जरदारी साहब को रहा कर दिया जाए, अगर बेगुनाह कर दिया जाए तो वही अदलिया करती है, और अगर कोई एक आध साथी इनका गिरफ्तार हो गया है तो वो भी, फिर मेरा मतलब है फिर हम अदालतों को फिर सारी, अच्छा वो तलाल साहब ऐसे जवाब देंगे कायरा साहब, हमें कायरा साहब जवाब देंगे, लेकिन तलाल साहब ये जो जरदारी साहब केसेस है ये तो अपना मुद्दत पूरी कर गए थे, आप प्रूफ ही कुछ नहीं कर सके, जवाब
वैसे कायरा साहब ही देंगे, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे बता रहा हूँ। मैं देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें बड़ा प्यार है, ये बड़ी अच्छी लगती है। उनके बंदे आपने बाहर भगाए हुए ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ से। देखे करप्शन हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, और जिसकी वजह से आज कायरा साहब भी निशाना है। हम तो कायरा साहब को भी पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। मैं कायरा साहब से अभी करते हैं, कायरा साहब से बात। करप्शन ना होती, ये मिसमैनेजमेंट ना होती, ये भुट्टो जो जिंदा है, जो सदियों से, जो दहाइयों से जिंदा था, हम तो चाहते और दहाइयां भी जिंदा रहे। जी कायरा साहब कंप्लीट करते, फिर अली साहब को जाना है। भुट्टो एक फिक्र है, भुट्टो एक फिक्र है, और फिक्रें मरा नहीं करती, उसके लिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। दूसरी गुजारिश यह है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी बड़ी बुरी जमात है, बड़ी खराब है, बड़ी करप्ट है। हालांकि इस मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक से पहले सियासत के अंदर करप्शन का रिवाज नहीं था। 85 से जब से मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में चीफ मिनिस्टर बने और मुस्लिम लीग ने सियासी तौर पे लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए पैसे का बेदरीग इस्तेमाल किया, सियासी कर्जे लेने और राइट ऑफ कराने का रिवाज कायम किया, वो आज बेगुनाह है, वो गुड गवर्नेंस वाले हैं। हम मान लेते हैं हम खराब है, ठीक है। आप देखें ना, आप अगर वजीर आजमों को, हिंदुस्तान के वजीर आजमों को दावतें देते हैं तो बहुत अच्छा। हम गलती से कह बैठे कि हिंदुस्तान से ताल्लुक बेहतर कर लो तो हम सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं, तो चलो ये है, हमें पता है इस बात का, हमें इस बात से दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम वो नहीं है, हमें अदालतों से इख्तलाफ जरूर है। हमारा तो अदालती कत्ल हुआ है, इसके बावजूद हमने अदालतें बुलडोज नहीं की, हमने अदालतों पर चढ़ाइयां नहीं की। हमारे अदालतों के अंदर हमारे मखसूस चैम्बर्स के और हमारे नवाजे हुए जज नहीं आया आज तक, ये भी तयशुदा है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। हम कह रहे हैं हमें पता है कि हमें अपने कर्मों की, अपने सोच की, और जो हमारे बुजुर्गों ने जिस लाइन को टो किया था उस लाइन पर चलने की सजा जरूर मिलेगी, और मिल रही है, मिले। कायरा साहब वैसे आप वाकई बहुत सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है, जिस खूबसूरती से आपने ना कुछ कहते हुए भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को ये कह दिया कि पैसे की सियासत वो लेके आए, अदलिया को उन्होंने खरीदा, अदलिया ने उनके साथ मिलकर आपका एहतसाब किया, ये वैसे कमाल है, इसे कहते हैं सीनियर पॉलिटिशियन साहब। मैं सर ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप क्या खूबसूरती से आपने जो है ये होती है स्टेट्समैनशिप। मैं यार मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाना है, 1 मिनट तलाल साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा। अली मोहम्मद साहब भाई हैं, कामरान साहब बात यह है, पाकिस्तान के पिछले 50 साल में कितनियां भी खामियां हुई हों, लेकिन पिछले 5 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस को आप कहें जी कि क्योंकि वो खराब, चले इसमें बात करता हूं मैं, इसमें बात करते हैं, वो खराबियां थी, इसमें बात करते हैं तलाल चौधरी, मैं चाहूंगा अपनी गलती माने, बाकी गलतियां भी हम मान लेंगे, प्रोग्राम करें इस पे, गवर्नेंस पे कर लेंगे किस दिन आप दोनों। Why not, मुझे खुशी होगी जनाब। और मैं आपको बताऊं कि हमने क्या पाकिस्तान लेके क्या पाकिस्तान दिया आगे। बिल्कुल ठीक है, मुकाबला कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब वर्सेस कायम अली शाह। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, यार मैं अली साहब के पास जा रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब, आप इस वक्त दोनों के मुकाबले में न्यूट्रल हैं, क्योंकि ना आप हुकूमत में जो ये ऑपरेशन कर रही है कराची में, और ना आप विक्टिम है जिस तरह जो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। आज आसिम हुसैन साहब ने अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा है, आपको पता है। आपके ख्याल में ज्यादती हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ आज भी, जब भुट्टो साहब की बर्थडे है? व्हाट्स योर टेक ऑन द होल सिनेरियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये है, आज असेंबली जाते हुए एक ऑनरेबल मेंबर पीपल्स पार्टी के वो एक केक लाए थे भुट्टो साहब की सालगिरह पे, तो वो गुजरते हुए मैंने उनको मुबारकबाद दी, और जाते जाते मुझे एक बात सोचते मुझे थोड़ा दुख हुआ। दुख मुझे ये हुआ कि पाकिस्तानी सियासत ने जो दोनों भुट्टो थे बड़े, दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सियासत जो है, हमारा जो सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, दैट इज पूरर विदाउट जुल्फिकार भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन होते हुए आपको स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए जी। और थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है, मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब के 2-3 बड़े कारनामे थे। एक तो आइन का था देने का, दूसरा उम्मत मुस्लिमा में उनका एक रोल हमेशा होता था। जिस तरह आज के हालात हैं, कौम देख रही है
जी, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ गरीब को आवाज भी दी थी उन्होंने। हाँ, गलती ये की कि अमेरिका की लाइन टोन की शायद, और शायद कुछ और वजह जिसकी वजह से शायद वो ही वाज नॉट सूटेबल फॉर देम एनीमोर। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर आसिम साहब का इशू है उस पर हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ और इमरान खान, अली मोहम्मद, हम इंशाल्लाह इंसाफ के साथ खड़े होंगे। कामरान साहब, जहां हम उस वक्त इस चीज़ को क्रिटिसाइज मैं बहुत करता था और अब भी करता हूं कि डॉक्टर आसिम साहब पे जब हाथ पड़ा तो मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी ने शायद ओवर रिएक्ट किया। लेकिन यहां पे मत भूलिए कि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर आसिम इज अ पाकिस्तानी। अब इसको इस तरीके से जोड़ना कि पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूं ये भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर आसिम ही इज बिहाइंड बार्स और यार जुल्म ही हो रहा है ना। देखें, मैं आपको जुल्म बताता हूं कैसे हो रहा है। केपी में करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, गलत काम किया है। सर एक मिनट सर, मैं आपको गलत किस तरह हो रहा है, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ना कलेक्टिवली। कामरान साहब, आपने मुझे बड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं बैठने नहीं आया, मैं कुछ बोलूंगा, मैं अपनी आर्गुमेंट में पूरी कर लूं, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैं बात ये कर रहा था कि जहां पीपल्स पार्टी का वो एहतजाज मैं समझता हूं वो रिएक्शन थी डॉक्टर आसिम पे, यहां मैं ये भी कहूंगा कि अगर उनकी ये रिपोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि जेन्युइन है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ लॉयर, मैं ये समझता हूं कि उनको उसकी फिर मेडिकल रिलीफ भी मिलनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी उसका भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कब तक होगी और किस तरह होगी। उसके साथ साथ एक और बात भी कि आप सवाल भी शायद पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क से शायद बाहर हैं और इस वक्त कौम एक ऐसी सूरत हाल में है, बिल्कुल मैं समझता हूं आतिश फिशां के दहाने पे हम बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान किसी भी लम्हे ये हमारे अंदर सेक्टेरियन एटॉमिक बॉम्ब वो फट सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब से भी मोहब्बत करते हैं, मक्का मुकरमा हरमैन शरीफैन की वजह से, और उसी तरह से ईरान से मोहब्बत करने वाले लोग भी यहाँ पे, हमारी जो शिया बरादरी है वो भी मौजूद है। अब यहाँ पे रोल क्या होना है? रोल ये होना है कि हमने बीच में दो बरादर इस्लामी मुल्कों को मिलाना है, बीच में वी हैव टू डू द ट्रबल शूटिंग। लेकिन मियां साहब श्रीलंका में बैठे हुए हैं, मियां साहब वापस आ जाएं, क्योंकि अगर अभी हमने ट्रबल शूटिंग नहीं की तो फिर कोई जनरल राही भी इसको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि ऑपरेशन ज़रबैज़ नहीं है जो आप कर लेंगे। थोड़ी मैं प्रैक्टिकल आपको थोड़ी सी आपसे डिस्कस कर लूं बात। ये आप जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने बनाना है, पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस दोनों मुल्कों पे उस तरह नहीं है। अमेरिका जिसका इन्फ्लुएंस है सऊदी अरब पे, उन्होंने उनकी मिन्नत तरले की है कि आप उसको स्कॉलर को ना फांसी दें, ईरानियन को, वो बड़ा मसले होंगे। सऊदी अरब नहीं माना, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और उनके कुछ कंसर्न्स पे वो नहीं, उन्होंने यूएन की नहीं ली मेंबरशिप जो वो अमेरिका ऑफर कर रहा था। कामरान साहब, देयर इज अ थिंग कॉल्ड शट। आप बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब को ओवर एस्टिमेट ना करें। जिस तरह, और सर जी मेरी बात सुन लें, देखें आप अगर डिस्कोर्स कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल, तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जिस तरह कोल्ड वॉर में होता था, हेनरी किसिंजर चाइना के लिए जब अपना निक्सन के लिए जाता था चाइना, तो ही वाज द पर्सन जिसने उनके बीच में, और फिर पाकिस्तान का भी उसमें रोल था। वो अमेरिका है, हेनरी किसिंजर है, यहाँ पे हेनरी किसिंजर कौन है? देखिए हेनरी किसिंजर हियर, देयर इज नो फॉरेन मिनिस्टर हियर। ओ भाई मेरे भाई, और मेरे बड़े, और मेरे भाई बात मेरी सुन लेना, मैं तो आपको जो मौजूदा रिसोर्सेज है मैं आपको हेनरी किसिंजर किधर से ला के दूं, या मैं आपको जो है अपना जॉन एफ कैनेडी किधर से ला के दूं? रिसोर्सेज में ही काम करना है। ठीक है। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम सऊदी अरब का इमरजेंसी में दौरा करेगा, शाह साहब अपना किंग से मिलेंगे और फिर मियां साहब जाएंगे फौरी तौर पर ईरान भी, मैं समझता हूं ये आइस ब्रेकिंग होगी। चलो मैं पूछ लेता हूं, अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे और ये कहेंगे जी। तलाल चौधरी साहब, आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है ईरान सऊदी अरब को लेकर? एक तरफ आप सऊदी अरब जिस मिलिट्री अलायंस को लीड कर रहा है, आप उसके मेंबर भी हैं, चाहे आपसे पूछा या नहीं पूछा, आपने खैर मकदम किया है। दूसरी तरफ ईरान के साथ डिस्प्यूट में आपकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि उनके साथ भी ताल्लुकात आपके बड़े अच्छे हैं, जाते जाते जरदारी साहब ने गैस पाइपलाइन उनके साथ ही अप्रूव की थी ईरान के साथ। व्हाट इज योर फॉरेन पॉलिसी ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट? तलाल साहब देखिए कामरान साहब, हम बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कोई मसला हो जाए, सबसे ज्यादा फिक्र हमें रहती है, पहले अपने घर की फिक्र कर लें, अपने घर के मामलात देख लें, हमें अपना मुफाद देखना है, अपनी सिक्योरिटी देखनी है, अपने घर की चीजें देखनी है। भाई यमन की जंग भी हुई थी, वहां स्टैंड लिया जो पार्लियामेंट ने कहा, और यहां पर भी ईरान और सऊदीया के मामले में हमें तशवीश है, बिल्कुल रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं बनने जा रहे किसी की साइड पर कि जिसकी वजह से हमारे अंदरूनी हालात
या पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात खराब हों। इस मामले पर सरताज अजीज साहब ने आज अपोजिशन लीडर ने कहा इन कैमरा इजलास बुलाएं। सरताज अजीज साहब ने कहा कि बात ही नहीं करने दी, वो करना चाह रही थी फैसला करते हैं। लेकिन बहरहाल कायरा साहब से पूछे थे इस पे, कायरा साहब से नहीं शीर, मेरा ख्याल है नहीं, इसमें जो इन कैमरा इजलास है इसमें उन्होंने तजवीज पेश की है। तमाम पार्लिमानी लीडरों ने आज इस पे हालांकि ये ऐसी बात नहीं, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया सरताज अजीज साहब ने। कायरा साहब, ये जो ड्यूटी दे रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, वो सऊदी अरब को भी कहेंगे, सऊदी अरब भी उनकी बात को वेटेज देगा, ईरान का दौरा करेंगे वो वेटेज देगा। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब को श्रीलंका गए हुए प्राइम मिनिस्टर, या आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब का इतना इन्फ्लुएंस है ईरान पे और सऊदी अरब पे और वो ब्रेक थ्रू ला सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में? कामरान, मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक आधा मिनट चाहूंगा। अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हम डॉक्टर आसिम साहब के मामले में बहुत ओवर रिएक्ट किया। डॉक्टर आसिम के मामले में ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। उनका एहतसाब हो रहा है, उनको कोर्ट में ले जाया गया है, उनका 90 दिन का रिमांड लिया गया। ओके, सवाल सिंपल ये है कि यार दाइश पाकिस्तान के अंदर पंजाब से पकड़ी जा रही है। सबसे ज्यादा भत्ता तालिबान खैबर पख्तूनख्वा से लेते रहे हैं, इस्लामाबाद से लेते रहे हैं, पंजाब से लेते रहे हैं, कराची से लेते रहे हैं। लेकिन अगर टेरर फाइनेंसिंग का कोई एक केस बना है तो वो पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम पे, जिस तरह वो सारे टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है, हार्बर करता रहा है। हमें यह है कि जो आइसोलेशन में हमारे साथ हो रहा है, सिर्फ ये इस पे हमें एतराज है। अगर कोई गुनाहगार है तो जरूर पकड़ो उसको, लेकिन उसके कोई और भी तो लोग मौजूद होंगे। अब सर मेरा सवाल, पहले भी लोगों ने फंड किए होंगे। बिल्कुल ठीक, ये पूछता हूं। अच्छा, जो सवाल आपका है, देखिए कामरान, हम इस वक्त बड़े अजीब सी सूरत हाल का शिकार है। ईरान का भी हमारे ऊपर एक प्रेशर है और सऊदी अरब के भी बहुत सारे एहसान हैं। जो $1.5 अरब का गिफ्ट देता है वो फिर उसके कुछ काम भी लेता है, वो मुफ्त में पैसे नहीं देता। ये शाह जो होते हैं हुक्मरान, ये मुफ्त में पैसे नहीं देते, तो फ्री लंच नहीं होता बिल्कुल यहाँ पे। और उन्होंने पाकिस्तान को फंड किया हुआ है, उनके मियाँ साहब के ऊपर जाती एहसान भी है। ये मुश्किल होगा मियाँ साहब के लिए कि वो न्यूट्रल खड़े होके, अगर सऊदी अरब गलती कर रहा हो तो सऊदी अरब को कहें कि आप मेहरबानी करें या ना करें, या वो ईरान के साथ इंटरमीडिएटरी रोल अदा करें। साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं समझता। साहब एक सवाल जवाब दीजिए। ये सवाल मैंने अली मोहम्मद खान साहब से, तलाल साहब से तो खैर नहीं पूछना, ये वाला सवाल इस नोयत का है। सर, हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे इतना डाउट क्यों करते हैं? जब मोदी साहब से वो मिलते हैं, पेरिस में मिले या जाती उमरा में मिले, तब भी हम कहते हैं कि जी कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिला वजह मिल रहा है मोदी से, एक तरह का सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं। पहले बेनजीर साहब, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब के मुकाबले में पाकिस्तान की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर देंगे नवाज शरीफ साहब और न्यूट्रल खड़े नहीं हो सकते, तो ये उसमें कोई सब्सटेंस है? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा जी। तो सर इसका पहली बात तो ये है कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। जी जी, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि वज़ीर-ए-आज़म कॉम्प्रोमाइज कर देंगे हमारी पोजीशन। मैंने इंटायरली और बात कही है। दूसरी बात जो मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मफादात को देख के फैसले करेंगे, बिल्कुल अपना जाती मफाद नहीं देखेंगे, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। और वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। मैंने तो जो रेफरेंस मेरा था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब 2 वज़ीर-ए-आज़म इंडिया को बुला लेते हैं बीजेपी को, और हम अगर कोई खुदा न खास्ता ये कोशिश कर बैठे। लेकिन आप कह रहे थे ना सऊदी अरब के जाती एहसानात है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रल खड़े नहीं हो सकते। मैं उस पे आने लगा हूँ, जी जी, उस पे आने लगा हूं। तो मैंने ये बात कही कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने हमें $1.5 अरब का गिफ्ट भी दिया था और मियां साहब के ऊपर जाती एहसान भी उनके हैं। तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो इस मामले में न्यूट्रल खड़े होके मीडिएटर का रोल अदा करें। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए मुश्किल होगा सऊदी अरब। ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। अली मोहम्मद तलाल भाई, 1 मिनट जरा दोनों का रिस्पॉन्ड इकट्ठा कर दीजिएगा। जी अली मोहम्मद खान साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया कामरान शाहिद साहब के, हम डाउट क्यों करते हैं? 2 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में आज भी आपकी पॉलिटिकल क्लास जो है, क्या वो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या पार्लियामान डिसीजन लेती है, क्या आज भी आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उतने आजाद होते हैं? ये एक सवाल है। लेकिन दूसरी वजह मियां साहब खुद भी हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि इस घर को लग गई आग घर के चिराग से। जब आप एक स्टेट लेवल की विजिट में अपने बेटों के साथ बैठ के मीटिंग्स करते हैं, देखें अभी जब मियां साहब तशरीफ ले गए थे हिंदुस्तान, पिछले साल की बात है, तो जिंदाल
साहब से अपने बेटे की मीटिंग्स करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? रिफ्यूट करें ना आज कोई। और उसके साथ साथ जब मोदी साहब तशरीफ लाते हैं तो इंप्रेशन ये दिया जाता है कि अचानक वो उतरे, लेकिन ये एक हकीकत है। अब इसको मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो है अपना चौधरी साहब के वो तो जी तलाल चौधरी साहब की वो तोहफे में देते हैं राजस्थानी पगड़ी हमारे वजीर आजम को। जब तशरीफ लाए थे मैंने एक ट्वीट की थी, कमरान एक मिनट, मैंने एक ट्वीट की थी कि क्या ये एक वजीर आजम का दूसरे वजीर आजम के स्टेट लेवल का विजिट है या एक दोस्तों की मुलाकात है? अगर उन्होंने तरदीद की है, लेकिन क्वेश्चन ये है जो मीडिया में रेज हुआ, मैंने नहीं ये बात की कि वो राजस्थानी पगड़ी राजस्थानी ना तो रूस में मिलती है जहां मोदी साहब उधर जिधर से आए थे, और ना अफगानिस्तान में राजस्थानी पगड़ी मिलती है जहां पे उन्हें स्टॉप ओवर किया था। इसका मतलब ये है कि साथ ही लेके इंडिया से लेके तो ठीक है जी, इसकी पर्दादारी है। मैं ये इन सारी चीजों का रिस्पॉन्स लूंगा तलाल चौधरी साहब से, बिल्कुल उनके पास आएंगे और एक ब्रेक लेंगे, क्विक वक्फे के बाद तलाल साहब इन चीजों का रिस्पॉन्स देंगे जी। वापस तलाल चौधरी साहब, ये पड़ोस में हमारे मोदी साहब हैं, कोई उन पर ये इल्जाम नहीं लगाता, अपोजिशन और उनके क्रिटिक्स भी इल्जाम नहीं लगाते कि जो उनका कोई फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है ड्यू टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम क्यों अपोजिशन लगाती है? अभी अली मोहम्मद खान साहब भी लगा रहे हैं, कायरा साहब कह रहे हैं वो न्यूट्रल नहीं रह सकते सऊदी अरब के मामले को लेकर, उनकी न्यूट्रलिटी मुतासिर हो सकती है जाती वजह से भी और पैसे भी आए पाकिस्तान के पास, इसलिए भी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो बहुत सारी दफा कहा जाता है कि भी इंडिया के साथ कारोबार करते हैं, लेकिन आज तक कोई 1 रुपए का भी कारोबार मियां साहब की फैमिली का साबित नहीं कर सका। उसके बाद फिर देखें यहाँ अजीब अजीब लोग हैं, लोगों को गुमराह करना भी गुनाह है। सिर्फ गुनाह ये बाकी गुनाह नहीं है, गुमराह करना सबसे बड़ा गुनाह है। और बात को जरा तहकीक करके करनी चाहिए। ये पगड़ियां वहां से आ गई, भाई सिर्फ मियां साहब ने नहीं पहनी थी, उनकी पूरी फैमिली ने पहनी थी, उनका अपना एक फंक्शन था, एक तरीकाकार है वो, उसके बाद उसकी तरदीद भी हुई। या तो लोग ऐसे भी हैं जो जलजला जो अगले दिन आया उसको भी वो मोदी साहब के विजिट से जोड़ रहे थे। तो खुदा का वास्ता है, कौम को गुमराह करना छोड़ दें। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां गुर्बत, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, सेहत की हमारे पास सहूलतें नहीं है, छतें हमारी टपक रही हैं, साफ पानी पीने का पानी नहीं है। वो तो आपने देना था भाई, वो आप तो ऐसे कह रहे थे वो भी ऑपोजिशन में देना था तलाल भाई, वो तो आपने देना था। मेरी बात पूरी कर। लड़ाई झगड़े हमने अफोर्ड नहीं करते। हमें पाकिस्तान के मुफाद का ख्याल, अल्लाह की मेहरबानी से जब पहले वाजपेयी आए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ था, उस वक्त भी वो मीनारे पाकिस्तान के साए के तले खड़े होके इसको तस्लीम करके गए थे। और आज भी अगर मोदी साहब पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की बात की गई है। ये बातें सिर्फ एक यहां पर हम टीवी पर बैठ के कोई हेडलाइन लगाने के लिए, कोई दूसरी, फिर मैं कहूंगा कि फोटो सेशन करवाने के लिए तो मोदी साहब से अब खुद टाइम मांग लेते हैं। देखें, बहस को मत मुझे भी ऐसी तरकीब दें, जरा कोई सीरियस बात कभी हमें कर लेनी चाहिए। क्या मुफाद है इस मुल्क का और क्या मुफाद हमने सब। और दूसरी बात कायरा साहब ने जो कही है, मैं कायरा साहब को अगर ये यमन के मामले में पाकिस्तान की हुकूमत का देख लिया और क्या तरीका था, उस वक्त से पहले से $1.5 अरब पाकिस्तान को मिले हुए हैं। और उस वक्त भी जो पार्लियामेंट ने कहा, जो पाकिस्तान का मुफाद का फैसला था, उस वक्त भी हम पार्टी नहीं बने और अब भी इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का मुफाद मोहतरम है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और दूसरे मफाद। बिल्कुल ठीक कायरा साहब, आपकी बात जो है उसमें वजन तो तभी पैदा होगा ना कायरा साहब, आप बड़ा आर्टिकुलेट बात करते हैं, देयर इज नो डाउट आपका जो है इबलाग बड़ा जबरदस्त है, फसाहत व बलागत भी बहुत है। लेकिन सर, आपकी जो गवर्नमेंट की पिछले 5 साल थे उसकी तो आपने रिजल्ट देख लिया। गवर्नेंस तो अगर इतनी आलीशान होती तो आप एक सिंध की पार्टी या सिंध में ही सिर्फ इमर्ज ना करते एज पावर, और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट या उनकी गवर्नर शहबाज शरीफ साहब की, उस पर उनको वोट पड़ा है। तो किस तरह इन दोनों चीजों को इवेल्युएट करें? जब 2016 की हम बात करते हैं, आपकी पार्टी के लिए तो अपने इंटरनल प्रेशर्स बढ़े हैं, ये डॉक्टर आसिम हुसैन वगैरह तो चलो ठीक है, ये प्रेशर है, लेकिन आपका अपना एग्जिस्टेंस सर्वाइवल का एक प्रेशर है। पीपल्स पार्टी सर्वाइव नहीं कर रही नेशनल लेवल पे इस वक्त। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल में है। जहां तक ताल्लुक हमारी 5 साल की गवर्नेंस है, कामरान, मैंने पहले भी कहा ना कि आपके पास पर वक्त कम होगा कि सवाल छोटा जवाब बहुत बड़ा हो जाता है कि 2008 में क्या पाकिस्तान था जो हमारे हवाले हुआ था। उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन क्या थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की सूरत हाल क्या थी, पाकिस्तानी इकोनॉमी की सूरत हाल क्या थी, फेडरेशन की सूरत हाल क्या थी, ह्यूमन राइट्स के हालात क्या थे। मुल्क के अंदर एक डिक्टेटर बैठा हुआ था जिसके अपनी सारे जुडिशरी उसकी अपनी बैठी हुई थी,
फौज उसकी अपनी बैठी हुई थी, जर्नैल उसके, उन सारे सिनेरियोज को साथ लेके चल के जब बात करेंगे तो 2013 में क्या पाकिस्तान था जो हमने आगे हवाले किया, फिर किसी वक्त बैठ के इस पे करें। मैं चाहूंगा कि मैं इस पे बात करूं, मुझे खुशी होगी कि हमने जो गुनाह किए हैं, हमने जो कसूर किए हैं, वो भी जरा कौम के सामने रखें। हो सकता है आपके सामने इस फेडरेशन को बचाने के लिए अगर हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया तो आपकी नजर में वो कोई काम मेरे नजदीक बलोचिस्तान को नहीं, आपने वो जबरदस्त किया, मैंने खुद विटनेस किया। ठीक कह रहे हैं आप। आपका सबसे बड़ा गुनाह मेरे नजदीक एक ही था, ये मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, ये मेरी जाती राय है कायरा साहब। आपका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि आपने एक ऐसे चीफ जस्टिस को बहाल किया प्रेशर में आके, जो एक सियासी चीफ जस्टिस था, जिसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक यूनिफॉर्म सदर को जो है वो लेजिटिमेसी देना था। तो ये तो आपकी पोजीशन थी, जब प्रेशर आया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सके। सबसे बड़ा गुनाह आपका ये था, यहाँ लीडरशिप नहीं दिखाई आपने, आपके प्रेसिडेंट साहब ने भी नहीं दिखाई और आपने भी नहीं। ये बात दुरुस्त है कि हमने एक सियासी चीफ जस्टिस को बहाल किया, ये बात प्रेशर में आके, और जरदारी साहब उसको बहाल करने नहीं, प्रेशर वो बताने लगा हूं। जिस प्रेशर का आप जिक्र फरमा रहे हैं, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। जनरल क्यानी के उस मीटिंग में या प्रेसिडेंट से मिलने से पहले हमारे अंदर ये फैसला फाइनल हो चुका था कि उनको बहाल करें। हम सारे कह रहे थे कि बहाल कर दें ताकि हम एक जो कोई जरदारी साहब नहीं चाह रहे थे बहाल करना सर, खराब हो सकता है, जरदारी साहब नहीं चाह रहे थे। बहरहाल मैं वही कह रहा हूं, जरदारी साहब बहाल नहीं करना चाह रहे थे। हमारे जो कैबिनेट मेंबर्स थे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा बहाल करें। जो आपका इशारा है ना कि जनरल क्यानी ने आगे कराया, जनरल क्यानी ने जब वो आए उससे पहले हम फैसला कर चुके थे। जनरल क्यानी से एक गलती ये हुई कि जनरल क्यानी साहब को कहा गया कि आप चाहिए एतजाज साहब को इन्फॉर्म करें, टेलीफोन उन्होंने किया, वरना अगर प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया होता तो ये सवाल खत्म हो जाता। ठीक है सर, मैं इससे आगे लेके चलूंगा। गलती हुई जी, गुनाह हुआ जी, मैं तो गुनाह समझता हूँ। बहाल देखे ना किसको गुनाह कहते हैं, वो भी मानता हूँ, क्योंकि देखें खैरा साहब, आप गलती करें मैं गलती करूं तो हमारी पकड़ कहां होगी। पुलिस भी गलत हो सकती है, हुकूमत भी गलत हो सकती है, नैब भी गलत, लेकिन जज जो है वो तो बड़ा सेंसिटिव होता है सर, वो तो बड़ा देख ठोक बजा के जज लेना चाहिए, जिसके अंदर मतलब मैं उसमें एक लंबी डिबेट हो जाएगी। बहरहाल बहुत गलत फैसला था। अली मोहम्मद खान साहब इस मामले में जो कहे वो हमसे हुआ, मैं मानता हूं कि गलती हुई। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब, ये अभी मैं जरदारी साहब का बयान पढ़ रहा हूं, आज 2016 है जनाब, आज भी वो यही कह रहे हैं कि खतरा है उनको कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं इक़्तिदार की तरफ। लोग समझते हैं उनका इशारा मिलिट्री की तरफ ही है, हो सकता है उनको ना हो, लेकिन लोग ये समझते हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं कि डिक्टेटरों की जानिब से मुल्क नहीं है, इसकी करेक्शन कर ले। मिलिट्री नॉन स्टेट एक्टर नहीं होती, स्टेट एक्टर होती है। चले स्टेट एक्टर है, हम लोगों का इशारा ये है कि शायद मिलिट्री की तरफ इशारा है उनका, वो डिक्टेटर्स की तरफ अगर नॉन स्टेट एक्टर तो उसके माने और है। नहीं, नॉन स्टेट एक्टर की बात नहीं कर रहा, चले मैं वो कह लेता हूं, वो उनको टेररिस्ट भी कहते हैं, मैं फौज की बात कर रहा हूं। इस बयान को आप क्या समझेंगे? आज भी जमहूरियत इतनी महदूद और लिमिटेड है, अली मोहम्मद खान साहब जरदारी साहब फरमा रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता जरदारी साहब, असल में इस वक्त आप उनकी अगर पोजीशन समझें, क्योंकि जब वो पाकिस्तान से गए हैं, पिछले कोई 5-6 महीने शायद हो गए उनको तशरीफ जब वो ले गए हैं, तो उन्हें जो एक खास और पर्टिकुलर बयान दिया था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद देन ही वेंट आउट। तो एक खास किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड में शायद हों, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज आपकी मिलिट्री या इवन आपका जितना भी हम क्रिटिसाइज करने, लेकिन अवाम को एक समझ है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम दिल से जमहूरियत पसंद है, हमेशा ये अवाम ही जो है डिक्टेटर्स को है वापसी का रास्ता दिखाती है। मैं समझता हूं कुछ डिसीजंस ऐसी हैं, कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो जरदारी साहब ने खदशे का इजहार किया है उसको फिर तकवीयत मिलती है। मसलन ये कि वो कहते ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, यानी कि मैंने एक सजेशन दी, मैं चले अपनी सजेशन वापस ले लेता हूं, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया मियां नवाज शरीफ साहब को। आज अगर एक वो जो मैंने सजेशन दी थी कि वो केस का सऊदी अरेबिया का एक शटल डिप्लोमेसी करें, खुद जाएं और फिर ईरान का, ये एक दिन में हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आपका कोई फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है आप, मैं शायद ओवर एस्टिमेट इसलिए भी कर रहा हूं कि अभी तक वो पंजाब तो छोड़े, वो लाहौर के लीडर बन रहे हैं। यानी कि मैं तलाल साहब ये बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूं कि आज पूरे मुल्क में कर्ब की हालत है, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में, कि जेन्युइनली लोगों के रिजर्वेशंस हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जेन्युइन रिजर्वेशंस भी हैं तलाल साहब, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं भाता,
मेरा इशारा बिल्कुल हिंदुस्तान की तरफ से है, उनके स्टूडेंट्स भी इसमें कूद पड़ेंगे बीच में, तो फिर वो लोग जो केपीके में जिसकी जनरल रिजर्वेशन होगी, जिसकी बलूचिस्तान में होगी, साथ में उन लोगों की भी आवाजें शामिल हो जाएंगी पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो आप मुझे ये बताएं, इस पे मियां साहब का क्या किरदार है? उनको कौमी असम्बली में आके कौम को नहीं बताना चाहिए? एक मिनट कामरान, मैं खत्म कर रहा हूं। मियां नवाज शरीफ अगर कौमी असम्बली में आ जाएं और सिर्फ ये कह दें कि ये है सी पैक का नक्शा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां जाएगा, अगर इसमें 1 इंच भी इधर उधर हुआ मैं इस्तीफा दे दूंगा, सारा मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन लीडर वाला काम करें, इत्तेमाद में लें। अली मोहम्मद खान साहब ये पूछ लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बता भी दिया नवाज शरीफ साहब ने, आपके जो डाउट्स हैं नवाज शरीफ साहब की हुब्बुल वतनी में, आई थिंक वो फिर भी कम नहीं होंगे, जिस तरह आप इंडिया के मतलब उनकी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल नहीं सर, हमने कभी भी ये नहीं कहा। मैं नवाज शरीफ साहब को मुहब्बत वतन समझता हूँ। चलो अच्छी बात है। ये बात छोड़ें कि अगर ये हो, अगर वो हो, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। अगर कल सूरज मगरिब से तुलू हो तो क्या होगा? साहब के पास जाना, मैंने मियां साहब ये सारी पार्लियामेंट इस मखमसे से निकालें। मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, पार्लियामेंट में आके बता दें एग्रीमेंट क्या है, छुपाया हुआ क्यों है, दिल से क्यों लगाया हुआ? कामरान साहब सिर्फ ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं बताया गया, बल्कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एपीसी के जो फैसले हुए उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामानी कमेटी बनी। पार्लियामानी कमेटी में तमाम लोग शामिल हैं, हर फैसला हर चीज उसकी एक एक इंच का नक्शा इनको दिया गया, लेकिन बिला वजह बगैर किसी मकसद के जब यही वजीरे आला केपीके का बयान बीजिंग में पढ़ा जाता होगा तो क्या सोचते होंगे वो लोग जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? क्या सोचते होंगे वो लोग जो यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं? एक भी इंच जो एपीसी में डिसाइड हुआ, जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, मुझे ये बताएं अली मोहम्मद साहब को पता है कि इनकी पार्लिमानी कमेटी में इनकी तरफ से कौन है? क्या उसने कभी इनको इत्मीनान में लिया है? केपी के वजीर आला के साथ कितनी मीटिंग जो हुई है जिनमें उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, उनके खत का जवाब दिया गया, जल्दी से यार, जल्दी उसके बाद इससे आगे भाई उनको भी करने दें, मुझे ये बात बता दें, इनके आगे भी जहां चाहेंगे हम इनकी तसल्ली करवाएंगे। मैं जाते जाते कायरा साहब को एक दफा फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा। जुल्फकार ने भुट्टो साहब की सालगिरह है, देयर इज नो डाउट एक फिनोमिनल शख्सियत थे, लेकिन कायरा साहब के लिए भी एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि देखना पड़ेगा कि आज की पीपल्स पार्टी जो है उसको जो सर्वाइवल का अपना इशू हुआ वह पूरे पाकिस्तान की वफाक की पार्टी का बनने, वो किस हद तक जो है वो सीरियसली उसको ले रही है पीपल्स पार्टी को 2018 के इलेक्शन में। कहीं ये ना हो कि सिंध में भी खुदा ना खास्ता, क्योंकि पीपल्स पार्टी और हर पार्टी को हम चाहते हैं वफाक का स्टेचर जिसका है वो वफाक के तौर पे ग्रो करे। ये आज के प्रोग्राम में एंडिंग में इसी फिक्र पे करूंगा। कोई फिक्र की बात करते कायरा साहब कि भुट्टो साहब एक फिक्र है, तो उनको फिक्र है, उनकी उस फिक्र को आगे ले जाने की पीपल्स पार्टी वालों को। कल तक के लिए इजाजत।